क्या बिहार में अब बीजेपी ही एनडीए के बड़े भाई की भूमिका में नजर आ गई है? क्योंकि सिर्फ नंबर से अब वो नंबर 1 पर नहीं है, तो बड़े विभाग भी उनके पास चले गए हैं। दूसरा सवाल, सीएम पद के बदले बीजेपी ने जेडीयू से बड़े मंत्रालयों का सौदा किया है, या जो लेन देन होती है एक तरीके से कि आपके पास मुख्यमंत्री पद जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, उस पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, या उसने ये ले लिया है। तीसरा सवाल कि क्या सम्राट चौधरी को भविष्य के लिए किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा रहा है? यह हमारे अहम सवाल है। इससे हम शुरुआत करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, गृह विभाग की खासियत, अहमियत आप पूरी तरीके से समझते हैं। आपको याद होगा 2022 में मुख्यमंत्री पद तो आपने एकनाथ शिंदे को दे दिया था, लेकिन उसके साथ साथ यह इंश्योर किया था कि गृह मंत्री और बाकी सारे अहम विभाग ये बीजेपी के पास रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस के पास रहेंगे। यहां भी इसी तरीके की स्थिति देखी जा रही है। देखिए साहिल जी, ये तो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह किसको कौन सा विभाग किस मंत्री पर विश्वास पूर्वक दे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय का जो बंटवारा आदरणीय सम्राट चौधरी को किया, यह आदरणीय नीतीश कुमार जी का अपना विशेषाधिकार है और अपने जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण का की एक सम्यक नीति इन्होंने अपनाई है और उसके आधार पर किया है। पिछले सरकार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वित्त मंत्रालय दे रखा था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को। इस बार वित्त मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास गया है। तो किस विभाग में किस मंत्री से किस तरह का परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसके अनुकूल उन्होंने निर्णय लिया है। अब उस पर छिद्रान्वेषण करने का काम जो है विपक्ष का है, साथ में जो है मीडिया भी उस छिद्रान्वेषण में शामिल हो सकती है। तो छिद्रान्वेषण जारी है। जो लोग कल तक कह रहे थे राष्ट्रीय जनता दल वाले कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं, आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो करे नहीं साहब गृह मंत्रालय आपका शब्द बड़ा पसंद आया प्रेम शुक्ला, छिद्रान्वेषण को कहना है। नहीं, मुझे आपका शब्द बड़ा पसंद आया, छिद्रान्वेषण, ये जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया है बड़ा पसंद आया मुझे ये शब्द। लेकिन ये बात भी तो आप समझते हैं ना, मतलब आप भी तो पत्रकार रहे हैं, आप भी राजनीति बहुत नजदीक से देखते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि भाई गृह विभाग अपने पास रखने का, गृह सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। आपको पता है कि लोगों पर इसका असर पड़ता है ना? तो कोई कुछ तो कारण होगा कि नीतीश कुमार ने 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा था। कुछ तो कारण होगा साहिल जी। राज्य के कैबिनेट के फॉर्मेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो मुख्यमंत्री स्वयं है। गृह विभाग के भी किसी निर्णय को अगर मुख्यमंत्री पलटना चाहे तो क्या उनके अधिकार में नहीं है? क्या है उनके अधिकार में? तो मुख्यमंत्री किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना चाहते हैं, किस मंत्री को कौन सा दायित्व देना चाहते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। उस आधार पर उन्होंने गृह विभाग अगर आदरणीय सम्राट चौधरी को सौंपा है तो उनके मन में बिहार को लेकर कुछ योजनाएं होंगी। कानून एवं व्यवस्था को जो है और बेहतर करने के लिए उनके मन में कुछ योजनाएं चल रही होंगी। तो आदरणीय नीतीश कुमार योजनाएं नीतीश कुमार के मन में चल रही है या बीजेपी के मन में चल रही है, इसका खुलासा तो कुछ साल के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे के लिए क्या योजनाएं चल रही है। लेकिन प्रोफेसर मेहता, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, ये बात तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कह रहे थे कि आप नीतीश कुमार को देखिए मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर, अब आप कह रहे हैं कि देखिए गृह विभाग इनके पास नहीं है। यानी हो गई सरकार, हो गई, चला रहे हैं सरकार, मुख्यमंत्री बन गए वो, अब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? साहिल जी देखिए, अभी शुक्ला जी ने अपने जवाब में ही इसका आंसर दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री के पास ये गृह विभाग था पिछले 20 सालों से, ये यहाँ वहां से लेके नहीं दिया, अपने पास उनको छोड़ना पड़ गया। जहां तक बात रही कि क्यों ऐसा किया, देखिए लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अपराध के आंधी में सुशासन जो है उड़ चुका था और लगातार यहाँ हत्याएं हर दिन हो रही थी और बलात्कार हो रहा था। कॉमनल वायलेंस में दूसरे स्थान पे था बिहार, और दारू जो बंद हुआ था, जो 13% लोग दारू पीते थे, बढ़कर जो है शराब 17% लोग पीने लगे। बॉर्डर सुरक्षित नहीं थी। इन सब बातों को लेके हमने मुद्दा उठाया। अब हम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आई और नीतीश कुमार जी से ये मंत्रालय जो है ले लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब हम सम्राट चौधरी जी पर आते हैं। देखिए 1999 में ये मंत्री थे बिहार में और नवंबर का ही महीना था
सूरजभान गवर्नर थे उस वक्त, बिहार के जो बीजेपी के थे लीडर थे और गवर्नर भी बाद में हुए थे। उन्होंने जो है समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम के ऊपर सम्राट चौधरी को मंत्रालय गंवाना पड़ा था। वहां से जो है जेल का सफर, फिर बेल का सफर, और बाद में अब जो है बहुत बड़े आदमी बन गए हैं अमित शाह के अनुसार, और कब तक बने रहेंगे ये समय बताएगा। जहां तक बात रही कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी वर्चस्ववादी की तरह बिहेव कर रही है, तो जी मैं यही कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जो है अशोक सम्राट के वंश से आते हैं, और जो मूल्य है जो है आइडिया ऑफ इंडिया है सम्राट अशोक के जो चक्र में, उसमें जो है बहुजनवादी प्रक्रिया है, बहुजनवादी हिताय, वेलफेयर ऑफ ऑल, द हैप्पीनेस ऑफ ऑल है। और दूसरी तरफ सावरकर के माध्यम से जो सावरकर साहब ने जो पुष्यमित्र सुंग को जो है बहुत बड़ा आदमी माना है, जो कि मौर्य वंश का खत्म किया है, तो सम्राट चौधरी पे दोनों कंधों पे बहुत बड़ा वजन है। एक तरफ सम्राट अशोक के मूल्यों को बचाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, और दूसरी तरफ सावरकर साहब को भी बैलेंस करना है। तो सम्राट चौधरी जी को आज मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल का जो कथनी था कि अपराध के तूफान में उड़ गया है सुशासन, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने मानी, और नीतीश कुमार जी का जो है होम मंत्रालय लेकर भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द किया। तो मतलब आप कह रहे हैं दरअसल की सुशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, तो आखिरकार बीजेपी ने अपने पास ले लिया गृह विभाग, यही आप कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो लगातार हम लोगों ने कहा है कि ठीक है, लेकिन ये बात भी तो देखनी पड़ेगी ना कि देखिए जो भी है, आप पहले तो ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बन गए। अब आप कह रहे हैं कि गृह विभाग ले लिया, लेकिन ठीक है कई बार इस तरह की चीजें होती है, लेकिन एक बार जरा नजर डाल देते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में आखिरकार सरकार का चेहरा जो बनता है ना, वो एक पर्टिकुलर विभाग है, कुछ विभाग है, वो कौन चलाता है, किस तरीके से चलाता है, उसके आधार पर बनते हैं। और ये 4-5 विभाग ही इस तरीके से होते हैं। जरा एक बार देख लेते हैं कि बीजेपी के पास कौन से विभाग आ गए। पहला है गृह विभाग, एक बड़ा विभाग है, क्योंकि सुशासन की बात होगी, अपराध की बात होगी, तो गृह विभाग की बात होगी। और अगर गृह विभाग ठीक से चलेगा तो राज्य का नाम भी बढ़ सकता है, तो हो जाएगा बीजेपी के पास। राजस्व विभाग, सबसे ज्यादा अगर पैसा आप इकट्ठा करते हैं तो इसी विभाग से की जाती है, सीधे लोगों के साथ में आपका संपर्क होता है, आपकी योजनाएं उन पर भारी पड़ती है। भूमि सुधार, खनन, नगर विकास, आज की स्थिति में अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास, यह भी किसी भी राज्य के लिए बड़ा विभाग माना जाता है। कृषि, समाज कल्याण, उद्योग, और बिहार जैसे राज्य में ओबीसी और ईबीसी कल्याण जैसे विभाग भी बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं। राजीव रंजन जी, चेहरा बनने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे प्रशासन का, यह भी बात हो रही है। देखिए, आपने भी राज्य को बड़े करीब से देखा हुआ है, राज्य कैसे चलता है वो आप भी जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी ने जो बातें करी, मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, मंत्री परिषद में किन लोगों को कौन सी जवाबदेही दी जाए, इससे किसी भी समझदार व्यक्ति का इनकार तो नहीं होना चाहिए, पहली बात। और जिन विभागों का जिक्र आपने किया, आप पूर्व में जो एनडीए के अंदर मंत्री परिषद में विभागों का वितरण है उसको देख लीजिए। बदलाव गृह मंत्रालय का है, बदले में हम लोगों को कॉमर्शियल टैक्सेज और फाइनेंस जैसे 2 अहम विभाग मिले हैं। और बिहार 1 लाख करोड़ रुपए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का संकल्प हमने लिया है। हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार, जिसमें सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं, कैबिनेट की मंजूरी के जरिए उसको सुनिश्चित करने का जिम्मा लिया। और बिहार में एक विराट औद्योगिकरण को लेकर जो वित्त विभाग या कॉमर्शियल टैक्सेज, इससे कि स्टेट एक्सचेकर को जो आंतरिक संसाधनों का एक बड़ा जरिया हम मानते हैं कि कॉमर्शियल टैक्सेज है, तो कहीं कोई तस्वीर में बदलाव नहीं है। ये पूरी परिस्थिति वही है जो मंत्रिमंडल के अंदर विभागों का वितरण पूर्व में होता था। गृह हम लोगों ने सम्राट जी को दिया और बदले में फाइनेंस, कॉमर्शियल टैक्सेस हम लोगों ने ली। बाकी सब कुछ उनके पास पहले भी होता था, इस बार भी। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इस चुनाव के 4 महीने या 6 महीने आप कह सकते हैं, पूरे 6 महीने हम लोग लगातार, जो अब पैनल में आशुतोष जी भी हैं, आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, सबने मान लिया था कि नीतीश कुमार जी
ना तो एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड सबने कहा, और ना नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाद के दिनों में जब इन्हें यह एहसास होने लगा था कि अब बाजी पलटती दिख रही है, तब इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, सरकार बन भी जाएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने। इन सभी आशंकाओं का निराकरण तो हो गया, आगे ये जो बातें कही जा रही है उनका भी निराकरण हो जाए। ये एक नैसर्गिक और स्वाभाविक गठबंधन है, और मैं समझता हूं इससे सीख लेनी चाहिए आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियों को कि कैसे गठबंधन चलाया जाता है। इस बार भी गठबंधन में हमसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इसीलिए तो आश्चर्य होता है ना राजीव रंजन जी। नहीं, आपको हैरानी होती होगी, हमें हैरानी नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपके कई देखिए 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी, 2020 में तो बीजेपी के पास करीब करीब दुगनी ज्यादा सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री भी बने नीतीश जी, और उसके साथ साथ गृह विभाग भी अपने पास रख पाए। अभी की स्थिति वैसी नहीं है ना, आप में सिर्फ 4 सीटों का फासला है। आपका भी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा है राजीव रंजन जी, कम मत आकिए अपने आप को, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी होते हुए भी। उम्दा पत्रकारों में आप हैं, और आप काफी बारीकी से नजर रखते हैं किसी स्टेट पर। मैं आपको इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार में दाल नहीं गलने जा रही, और ये विश्लेषकों के लिए भी एक मुश्किल चुनौती है। ठीक है, बिहार के लिए जो शोध का तरीका है इन्हें बदलना होगा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी एक विजनरी लीडर है, उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया। तो ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस पर बात करनी है। आशुतोष जी आपके पास मुझे आना है, आप पहले से ही स्माइल कर रहे हैं। वो देखिए राजीव रंजन जी ने जैसे ही आशुतोष जी का नाम लिया, केवल 30 सेकंड में, हाँ चलिए 20 सेकंड जल्दी से, करुणा सागर जी भी इंतजार करेंगे, चलिए जल्दी। नहीं ठीक है, इंतजार करना भी चाहिए। अब उनकी बारी बहुत लंबे समय के बाद बिहार में आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी बात है हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश के 10 जो सबसे विकसित राज्य हैं उनकी पंक्ति में शुमार हो बिहार, ये संकल्प है नीतीश कुमार जी का। ये छोटे छोटे मसलों में मत उलझाइए। आज भी जंगल राज और सुशासन का फर्क जो है नहीं, वो जनता जानती है, और बिल्कुल, और इसीलिए अब सवाल यह भी उठेगा कि अब सुशासन की बारी आएगी या योगी मॉडल की बारी आएगी, क्योंकि गृह विभाग अब बीजेपी के पास जा चुका है, तो वो भी सवाल आएगा कभी ना कभी इसको लेकर। करुणा सागर जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष जी बात करेंगे। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सखा प्रवक्ताओं को सबको नमस्कार। देखिए, आज बिहार में चर्चा यह है कि ताज नीतीश का और राज बीजेपी भाजपा का, और स्थिति यही है। हमने तमिलनाडु में 28 साल बिताया है, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने अपना गृह विभाग किसी को नहीं दिया। करुणानिधि मुख्यमंत्री थे और एमके स्टालिन डिप्टी सीएम थे, लेकिन उस समय भी करुणानिधि ने गृह विभाग एमके स्टालिन को नहीं दिया था। और जो नीतीश कुमार जी के बारे में जो जिस तरह की प्रचार की जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, शायद कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत थी, इसलिए गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है। और गृह विभाग आप जानते हैं कि उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें पुलिस होता है और विजिलेंस होता है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रशासन पर पकड़ रखने के लिए जिस विभाग को में ताकत होती है वो गृह विभाग होती है, और इसीलिए हम सभी मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। और गृह विभाग दिया भी गया तो किसको, कि जिस आदमी ने अपने उम्र को कई बार बदला, जिस आदमी ने अपने नाम को कई बार बदला, जिस आदमी ने अपने डिग्री को कई बार बदला, जो आदमी मर्डर केस का अभियुक्त रह चुका है, और जिस आदमी पर की कोई विश्वसनीयता नहीं है इस समय बिहार में, और वैसे आदमी को गृह विभाग देकर ये जो एनडीए की सरकार है वो जनता को क्या संदेश देना चाहती है।